जड़ी बूटी ले लो बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में। जरा देखूं तो सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। तभी सुधा जड़ी बूटी पीस कर तेल निकाल कर और उसे अपने सर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे। सुधा ये विश्वास नहीं कर पा रही थी। कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही छोटे थे, उसके बाल बढ़ते ही नहीं थे। ऊपर से वो सांवली भी थी और दूसरी ओर उसकी बहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी। इसलिए राधा बचपन में हमेशा सुधा को चिढ़ाती थी, तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे तो माँ और पापा रास्ते से उठा कर लाए थे, नहीं तो तू इतनी बदसूरत कैसे है। यह सुनकर सुधा हमेशा रोती थी, माँ पापा देखो निराधक क्या बोल रही है, माँ पापा देखो ना। राधा और सुधा की माँ शमिता कहती थी, रो क्यों रही है सुधा, राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा, तू बदसूरत है, तेरे सर पर बाल भी नहीं है, ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था। सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी। ऐसे ही बड़ी हुई सुधा। हर रोज वो रात को रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, ये भगवान को चमत्कार करवा दीजिए, मेरे पैर तक लंबे बाल उगा दीजिए, प्लीज भगवान प्लीज। और इसी तरह सुधा और राधा दोनों जवान हो गई। आज सुधा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। सुधा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही है। उसके सर पर अभी भी ज्यादा बाल नहीं है। वो आईने में अपने आप को देख ही रही थी कि तभी उसकी माँ आ गई और ताने मारना शुरू कर दिया, यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा। वहाँ राधा आ गई और बोली, माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी की शादी क्यों करवाना चाहती हो। राधा बेटी, इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कौन इससे शादी करेगा। एक बार बस ये सर से उतर जाए, उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। माँ आप सभी मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो, अगर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, तेरे सर पर बाल नहीं है, सुधा तू बदसूरत है, बदसूरत तू मेरी बहन कहलाने की लायक नहीं है। तो सुधा रोने लगी। वो पूरी जिंदगी रोती ही आई है। अविनाश नाम का लड़का सुधा को देखने के लिए आया। शमिता के कहने पर राधा अपने कमरे में ही बैठी हुई थी, क्योंकि शमिता ने उससे कहा था, बेटी तू कमरे के अंदर ही रहना, नहीं तो लड़के वाले सुधा से रिश्ता नहीं जोड़ेंगे। किड, अविनाश के साथ सुधा का रिश्ता तय हो गया, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा दहेज देना पड़ा। उस बात को लेकर भी शमिता सुधा को ताने मारने लगी। सुधा मनी मन सोचने लगी, अपने घर में तो मुझे शांति नहीं मिली, शायद ससुराल में जाकर मैं खुश रहूंगी। सुधा की शादी हो गई और शादी वाले दिन ही अविनाश ने राधा को पहली बार देखा और देखते ही उसके प्यार में पड़ गया। यार मैंने ऐसे पहले क्यों नहीं देखा, कितनी गोरी हुई है, कितने लंबे बाल हैं इससे पहले मिल लेता तो मुझे इस भोतनी से शादी नहीं करनी पड़ती, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सुधा अविनाश के साथ ससुराल चली गई और ससुराल पहुंचते ही सुधा की सास विमला ने सुधा को 1000 काम थमा दिए। रसोई जाओ और सारे बर्तन मांजो, उसके बाद खाना बनाओ और उसके बाद पूरा घर साफ करो। मत भूलना कि तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ काम करवाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है माँ जी, नहीं भूलूंगी। सुधा बिना थके काम करने लगी। उसकी सास और उसका पति उसके छोटे छोटे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे बाल तो मुझसे भी छोटे हैं, सुधाए तो पूरी नौकरानी लग रही है, हाँ मुफ्त की नौकरी। अविनाश मजाक उड़ाता ही गया और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात हो गई। राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था। वह सुंदर भी थी। अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी अविनाश को पसंद करने लगी और एक दिन अविनाश और राधा ने शादी कर ली। राधा अविनाश के घर चली आई। यह देखकर सुधा को जैसे सदमा लग गया। राधा तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तूने मेरे पति से शादी कर ली। चुप रह समझी ना, अविनाश तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है, वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ ऐसे बिना बाल की औरत से कौन प्यार करेगा, मुझे तो लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। सुधा बस अकेली चुपके से रोती रही। अगले दिन वो बाजार गई और देखा एक बूढ़ा आदमी जड़ी बूटी बेच रहे हैं। अरे रोटी ले लो बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में। जरा देखो तो सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी रोटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। रात को सभी सो गए और तभी सुधा ने जड़ी बूटी पीस कर तेल निकाला और उसे अपने सिर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं।
सुधा को जोर से रोना आ गया। ये क्या हो गया, मेरे सारे बाल चढ़ गए, अब मैं क्या करूं? सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया। ये क्या, तू पूरी तरह से गंजी हो गई? मैं देख नहीं पा रहा हूँ, तुम्हारी तरफ मुझे उल्टी आ रही है। सुधा तुम निकलो यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर में रहोगी तो इस घर का नाम बदनाम होगा। सभी ने मिलकर सुधा को घर से निकाल दिया। सुधा रोती हुई एक जंगल में चली गई। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक पंछी रहती थी। उसने सुधा को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा ने उस पंछी को सब कुछ बताया। ज्यादा इंसान बुरे होते हैं, इसीलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इस जंगल में सब कुछ है, बड़े से बड़ी बीमारी का इलाज है। यहाँ एक फल है, उसका रस निकाल कर सर पर लगाने से बाल बड़े हो सकते हैं। सच कहाँ मिलेगा मुझे वो फल, मैं लाती हूँ। उस पंछी ने कुछ ही देर में सुधा को फल ला कर दिया। उस फल का रस निकाल कर सुधा ने सर पर लगाया और उसके बाल उगने लगे। उसके बाल सर से पैर तक आगे काले लंबे घरे बाल, ठीक जैसा सुधा चाहती थी। सुधा ने पंछी से कहा, अच्छी पंछी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ, उन लड़कियों को जिनके बाल नहीं उगते, ताकि उन्हें भी मेरी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुधा जंगल से निकलकर फल का रस बेचने लगी और एक दिन उसे अविनाश और राधा ने देख लिया। तुम सुधा हो ना? हाँ। क्यों? अरे वाह, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? इस फल का रस निकाल कर सर पर लगाने से तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? ये सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल दी, लेकिन उससे असर उल्टा हो गया। उसके सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं गंजी हो गई, बहुत अच्छा हुआ। यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। अब देख कैसा लगता है। और हाँ विनाश, मैं फालतू लोगों के साथ नहीं रहना चाहती। तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अहंकार मिट्टी में मिल गया। अविनाश को भी गंजी राधा के साथ ही रहना पड़ा और फल का रस बेचकर सुधा बहुत अमीर बन गई। चारों तरफ उसके बाल के चर्चे होने लगे और वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। मायागंज गांव में 2 सौतेली बहनें रहती थी, जिसमें से निहारिका गोरी चिट्टी और तीखे नैन नक्श वाली सुंदर लड़की थी, तो वहीं पल्लवी एक सांवली और सर पर कम बालों वाली बदसूरत लड़की होती है। मामा बालों में लगाने वाला तेल खाए। पल्लवी, क्यों तू बेकार में हमारा तेल और शैम्पू खर्च करके अपने इन बचे कुछ 4 बालों को बचाने की कोशिश कर रही है? वैसे एक बात को भगवान ने भी तुझे बड़ी जल्दी में बनाया होगा, तभी तो काली पीली शक्ल के साथ सिर पर ये 4 बाल देकर भेज दिया। निहारिका, तुझे मेरा मजाक उड़ाकर क्या मिलता है? मुझे तो बड़ा मजा आता है। अच्छा सच बता, मेरी खूबसूरती देखकर तुझे जलन तो बड़ी होती होगी ना? है ना? क्यों? सच का आनंद। मेरी सौतेली काली बहन पल्लवी लगातार अपनी सौतेली बहन के तीखे तालों को सुन रही थी। उसके मन की कुड़हन उसकी दबदबाई आंखों से बाहर आ रही थी, मगर वो सिर्फ मुंह खोकर उसकी सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि स्वाभिमान के हक में जुबान खोलने की संजीदगी उससे छीन ली गई थी। वो बिना कुछ कहे अपना बैग लेकर कॉलेज चली जाती है। वहां पहुंचकर उसके कॉलेज की लड़कियों उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, देखो देखो आ गई काली कलूटी। अपने बॉय कार्ड वालों के साथ रैंप वॉक करती हुई इसके झड़ते बाल। दिक्कत तो मुझे शक है कि कहीं कैंसर के कीड़े इसके बाल ना खा रहे हो। ऐसी लड़की को तो कॉलेज से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। कॉलेज के सभी लड़के लड़कियों से नापसंद करते थे और उसका कॉलेज में आने पर विरोध करते थे, जिसके कारण वो सभी उसके ऊपर टमाटर फेंककर मारते हैं। इसके झड़ते बाल, इसके अंदर जरूर कोई बड़ा रोग पल रहा है। किस्मत मारो, मुझे सच में कोई बीमारी नहीं है। मुझ पर ये अत्याचार मत करो। चल झूठी, तेरे ये चढ़ते बाल, जरूर कोई तो रोग है तुझे। अरे वो काली चुड़ैल, ये लाल पीली होकर कहाँ से आ रही है? तभी निहारिका भी कॉलेज से घर आ जाती है और कहती है, माँ मैंने सुना है कि इस काली कलूटी को कैंसर है। कैंसर? मैं तो कहती हूँ माई से घर से चलता करो, वरना ऐसा ना हो कि इसका कैंसर का रुख हमें लग जाए। नहीं माँ, मुझे मत निकालो, आप लोगों के अलावा मेरा है एक, और मैं कहाँ जाऊंगी, कहीं भी जाकर मर हमें क्या। वैसे भी इस बदसूरत शक्ल से और कम बालों के साथ कौन ब्याह करेगा तुझसे? ताउम्र हमारी छाती पर ही बोझ रहेंगी। चल अब निकल यहाँ से। बिल्कुल सही कहा माँ, इससे तो थक के मार कर बाहर करो। फिर वो दोनों धक्के मारकर बेचारी पल्लवी को निकाल देती है। पल्लवी रोती हुई जंगल की ओर चली जाती है। काश कि मैं पैदा होते ही मर जाती। ये काला रंग और कम बाल तो मेरे लिए श्राप बन गए। हर कोई मुझसे नफरत करता है। आज कॉलेज में मुझ पर वार हुआ है। सौतेली माँ ने भी घर से निकाल दिया। कल को समाज वाले भी मेरा बहिष्कार कर देंगे। माँ तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें अपनी बेटी पर जरा भी दया नहीं आती? मेरा क्यों नहीं देख पा रही हो तुम? पल्लवी का दुख उसकी आंखों से लगातार बह रहा था। सूरज ढलने के साथ ही अंधेरा छा जाता है और पल्लवी एक पेड़ के नीचे बैठी वहीं जंगल में सो जाती है। तभी वो खुद को ढेर सारे तारों के बीच आसमान में देखती है, जहाँ उसे अपनी मरी हुई माँ आशा नजर आती है। माँ, आप अपनी बेटी को छोड़कर कहाँ चली गई थी? आप नहीं जानती कि वो स्वाति, माँ और बहन मुझ पर कितना जुल्म करती है।
ये दुनिया बहुत ही मतलबी और स्वार्थी। एमा मुझे अब एक पल भी या नहीं रहना, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पल्लवी बेटा मैं तुझे लेने नहीं बल्कि इस उछेपन को मिटाने आई हूँ जिसने तेरे इस मन को घेर रखा है। तभी आशा के अंदर से एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है और वो पल्लवी के अंदर समा जाता है। उस तेज प्रकाश के पल्लवी में समाते ही उसके सिर पर लंबे घने रेशमी बाल आ जाते हैं, साथ ही उसका रंग गोरा हो जाता है। अपने इस नए रूप में पल्लवी बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी आशा कहती है, पल्लवी के लंबे बाल अब तुम्हारा स्वाभिमान और श्रृंगार हैं, और अब जब कभी भी तुम इनसे मदद मांगोगी तो ये बढ़ चढ़कर तुम्हारी मदद करेंगे। अरे वाह, मेरी बाल तो सचमुच के लंबे बाल हो गए हैं और मेरा रंग भी गोरा हो गया। अब तो मुझे वापस अपने घर जाना चाहिए। कुछ देर बाद वो अपने घर पहुंचती है। वहां पहुंचकर जैसे ही उसकी सौतेली माँ और बहन उसके लंबे घने बालों और गोरा रंग देखकर हैरान हो जाते हैं। माँ निहारिका देखो, मेरे बाल लंबे हो गए हैं। कल रात में जंगल में सो रही थी तो मेरी माँ मेरे सपने में आई और उन्होंने अपनी शक्ति से मुझे ये जादुई लंबे बाल दिए हैं। क्या जादुई लंबे बाल? पहले तो हमें अपने इन जादुई बालों से कोई करामात करके दिखा तो ही यकीन होगा हमें। ए मेरे जादुई लंबे बाल दिखा दे अपना कमल। जैसे ही पल्लवी ऐसा कहती है तभी उसके बालों से एक प्रकाश उत्पन्न होता है और उसमें से ढेरों नोटों की गड्डियां निकलने लगती है। और वह मेरी पल्लवी, मेरी बच्ची, मैं तो तुझे बेकार ही खोटा सिक्का समझती थी, लेकिन तू तो खजाना निकली। मेरी बच्ची इन बालों के साथ और गोरे रंग के साथ कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर ना लगे मेरी लाड़ो को किसी की। बेटा जो भी हुआ उसे भूल जा, देख परिवार में तो ये सब चलता ही रहता है। अब तो तू यही रहेंगी हमारे। जादुई लंबे बालों के कारण अब पल्लवी को वो सभी सुख मिलने लगे जिसकी उसने मात्र कल्पना की थी। अब तो वो अपनी सौतेली माँ की चहेती बन चुकी थी। एक रोज जब पल्लवी अपनी माँ के साथ मंदिर से लौट रही थी तो उसको एक औरत मिली जिसे कोट था, कोई मेरी मदद करो। क्या अम्मा जी, क्या परेशानी आपको आ रही? पल्लवी, हाथ मत लगा, इस बुढ़िया को देख नहीं रही? इसे कोड़े कहीं तुझे ना फैला दे, और अगर एक बार कोड़े हो गया तो पूरे शरीर में फैलते देर नहीं लगती। फिर कुछ नहीं होगा मुझे माँ, डरो मत बेटा, मुझे इसको ने जकड़ रखा है। मैं हर रोज इससे सर कर मर रही हूँ। मुझे इस रोग से मुक्ति दिला दे और एक नया जीवन दे दे। ए मेरी जादुई लंबे बाल, जरा दिखा तो अपना कमल। जो ये चाहती है वो इन्हें मिल जाए। तभी उसके बालों से एक रोशनी उत्पन्न होती है जिसमें से दूध में गुलाम और गंगा जल मिली हुई धारा उस कोड़ी औरत पर जा गिरती है और देखते ही देखते उसका सारा कोढ़ खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह स्वस्थ हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तेरी वजह से मुझे नया जीवन मिला है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। इसके बाद पल्लवी घर चली जाती है। उसके यहाँ अक्सर पीड़ित और दुखी लोगों का आना जाना लगा रहता, लेकिन पल्लवी किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देती और सबकी मदद करती। ये सब देख निहारिका को उससे बहुत जलन होती है। ये कल की काली कलूटी आज कितनी फेमस हो गई है। जब से इसके लंबे लंबे बाल के आए हैं, इस महारानी की तो ठाठ ही बदल गए। लेकिन आज रात में इसके इन लंबे बालों को काट ही दूंगी, तभी इसकी सारी हेकड़ी खत्म होगी। रात को जब पल्लवी अपने कमरे में सो रही होती है तो निहारिका कैंची लेकर उसके बालों को काटने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही वो उसके बालों को छूती है तो कैंची उल्टा उसी के बालों को काट देती है और वो पूरी तरह गंजी हो जाती है। जिसे देखकर वो चिल्लाते हुए कहती है, मेरे बाल, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो गंजी हो गई। अरे क्या हो गया? ये आंधी रात को कौन चिल्ला रहा है? अरे निहारिका तो गंजी की हो गई। पता नहीं माँ, मैं तो इस सौतेली बहन के बाल काटने आई थी, लेकिन कैंची अपने आप ही मेरे बालों पर चल गई। तो तुझे किसने कहा था इसके बालों को काटने के लिए? अब देख, उन्हें खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। निहारिका, काश तुम समझ पाती कि जलन सिर्फ नुकसान ही करती है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी सगी बहन की तरफ प्यार किया है, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे बैर रखा और अपने अंदर अंगार भरती रही। इसी कारण आज तुम्हें ये सजा मिली है। पल्लवी की बात सुनकर निहारिका का सिर शर्म से झुक जाता है और वो फूट फूट कर रोते हुए पल्लवी से माफी मांगती है, पल्लवी से क्षमा कर देती है और अपने जादुई लंबे बालों से उसके सिर पर फिर से बाल ला देती है। इसके बाद कामना और निहारिका पल्लवी को खूब प्यार और सम्मान देने लगे।